नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस और नए साल पर स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की। याद दिलाया वोकल फॉर लोकल का मंत्र। कहा खरीदे वही जो देश में बना हो, बेचे वही जिसमें किसी देशवासी की मदद लगी है। रायपुर में चल रहे डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आज अंतिम दिन। 28 नवंबर से चल रहे कॉन्फ्रेंस में देश के आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर जारी है चर्चा। वाराणसी में काशी तमिल संगमम को सफल बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। दशाश्वमेध राजेंद्र प्रसाद घाट पर चित्र प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। भारत में चक्रवात दितवाह के चलते तटीय इलाकों में अलर्ट मोड पर। सर्वाधिक प्रभावित श्रीलंका के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन सागर बंधु जारी। अब तक बचाई कई लोगों की जान। और सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल एचएसबीसी वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में विभिन्न कैटेगरी के फाइनल मुकाबले आज खेले जाएंगे। किदाम्बी श्रीकांत का फाइनल में दुनिया के 59वें नंबर के खिलाड़ी हांगकांग चीन के जेसन गुनावान से सामना होगा। तो समाचारों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में हाल ही में हुई हर उस घटना का जिक्र किया जिसने भारत का माथा गर्व से चौड़ा किया। प्रधानमंत्री ने भारत की शक्ति का उल्लेख किया और कहा कि भारत की नई सोच, इनोवेशन और यूथ पावर ने देश को नई उड़ान दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात हमेशा कुछ नई उपलब्धियों और भविष्य की उम्मीदों पर केंद्रित रहती है। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसे पलों का जिक्र किया जो विकसित होते भारत की तस्वीर को और साफ करती है। पीएम ने हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन एमआरओ फैसिलिटी शुरू होने से लेकर आईएनएस माहे के भारतीय नौसेना में शामिल होने का जिक्र किया और कहा कि भारत के स्पेस इकोसिस्टम को स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस ने नई उड़ान दी है। पीएम ने कुछ दिन पहले हुए इसरो की अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता का उल्लेख किया और कहा कि हमारे जेनजी की आंखों में जो चमक और लगन है वो विकसित भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। साथियों, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने मेरा ध्यान खींचा। ये वीडियो इसरो की एक अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता का था। इस वीडियो में हमारे देश के युवा और खासकर हमारे जैन जी मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ड्रोन उड़ते थे, कुछ पल संतुलन में रहते थे, फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां जो ड्रोन उड़ रहे थे उनमें जीपीएस का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। मंगल ग्रह पर जीपीएस संभव नहीं, इसलिए ड्रोन को कोई बाहरी संकेत या गाइडेंस नहीं मिल सकता। ड्रोन को अपने कैमरे और इन बिल्ड सॉफ्टवेयर के सहारे उड़ना था। उस छोटे से ड्रोन को जमीन के पैटर्न पहचानने थे, ऊंचाई मापनी थी, बाधाएं समझनी थी और खुद ही सुरक्षित उतरने का रास्ता ढूंढना था। इसलिए ड्रोन भी एक के बाद एक गिरे जा रहे थे। साथियों, इस प्रतियोगिता में पुणे के युवाओं की एक टीम ने कुछ हद तक सफलता पाई। उनका ड्रोन भी कई बार गिरा, क्रैश हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी। कई बार के प्रयास के बाद इस टीम का ड्रोन मंगल ग्रह की परिस्थिति में कुछ देर उड़ने में कामयाब रहा। प्रधानमंत्री ने इस वीडियो को देखते हुए उस दृश्य को भी याद किया जब चंद्रयान 2 संपर्क से बाहर हो गया था। पीएम ने कहा कि उस दिन पूरा देश और हमारे वैज्ञानिक उदास हो गए, लेकिन उसी दिन चंद्रयान 3 की सफलता की ऐतिहासिक कहानी लिखनी शुरू हुई। स्पेस पावर की बात कहते हुए पीएम कुछ और आगे बढ़े और भारतीय नौसेना की ताकत का जिक्र किया। 4 दिसंबर को आने वाले नौसेना दिवस से पहले प्रधानमंत्री ने नेवी से जुड़े टूरिज्म में दिलचस्पी रखने वालों से अपील की कि वो गुजरात, गोवा और केरल समेत उन राज्यों में जरूर जाएं जहां हमारे देश की नौसेना के विकास को महसूस किया जा सके। देश के पश्चिमी तट पर गुजरात के सोमनाथ के पास एक जिला है दीव। दीव में आईएनएस खुखरी को समर्पित खुखरी मेमोरियल एंड म्यूजियम है। वहीं
गोवा में नेवल एविएशन म्यूजियम है, जो एशिया में अपनी तरह का अनूठा संग्रहालय है। फोर्ट कोची के आईएनएस द्रोणाचार्य में इंडियन नेवल मैरीटाइम म्यूजियम है। यहां हमारे देश की मैरीटाइम हिस्ट्री और इंडियन नेवी के इवोल्यूशन को देखा जा सकता है। श्री विजयपुरम, जिसे पहले पोर्ट ब्लेयर कहा जाता था, वहां समुद्री का नेवल मरीन म्यूजियम उस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास को सामने लाने के लिए जाना जाता है। कारवार के रविंद्रनाथ टैगोर बीच पर वॉरशिप म्यूजियम में मिसाइलों और हथियारों की रिप्लिका रखी गई है। विशाखापट्टनम में भी एक सबमरीन, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट म्यूजियम है, जो इंडियन नेवी से जुड़ा है। मैं आप सभी से, विशेषकर मिलिट्री हिस्ट्री में रुचि रखने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि आप इन म्यूजियम्स को देखने जरूर जाएं। इसमें कोई शक नहीं कि भारत अब हर क्षेत्र में तरक्की के एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहां से उसकी ताकत और क्षमता का दमदार प्रदर्शन हो रहा है। अब हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां दुनिया कहती है कि वो भारत के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की 128वीं कड़ी को उनके संसदीय क्षेत्र की जनता ने भी सुना। इस अवसर पर उपस्थित स्थानीय नागरिक और विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यहां पर आयोजित होने जा रहे काशी तमिल संगमम के बारे में चर्चा की और उसमें हिस्सा लेने की बात कही। हम लोग निश्चित रूप से आने वाले तमिल मेहमानों के स्वागत के साथ उनके हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। उन्होंने सर्दियों के साथ खेलों के बारे में भी चर्चा की। ये चौथा वर्ष है जब वाराणसी में काशी तमिल संगमम होने जा रहा है, वो 2 दिसंबर से। तो बहुत सारे काशी के लोग उत्साहित हैं। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत का कितना अद्भुत नमूना है कि काशी के लोग, तमिल वासी तो यहाँ बहुत पहले से रहे, एक मोहल्ला भी रहा है, हनुमान घाट है जहाँ तमिल और दक्षिण भारत के लोग रहते रहे हैं। अब तमिल हमें भी सीखने का मौका मिल रहा है और यहाँ से लोग जा रहे हैं तमिल में और तमिल के लोग यहाँ आ रहे हैं। तो हिंदी तो तमिल के लोग बोल लेते हैं, लेकिन हम हिंदी वासी तमिल नहीं बोलते। तो ये तमिल सीखने का एक हम लोगों के लिए बहुत अभिनव प्रयास होगा। और नमो घाट पे 2 दिसंबर से तमिल संगमम हो रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें बहुत सहभागिता की है कई बार। इस बार उन्होंने काशी वासियों का आह्वान किया है कि आप लोग बहुत उत्साहित होकर तमिल संगमम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम आज पूरे देश सहित जनपद मुरादाबाद में हर बूथ पर सुना गया, जिसे सुनने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मुरादाबाद के जिगर कॉलोनी के बूथ पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं और नागरिकों के साथ बैठकर मन की बात को सुना और प्रधानमंत्री के विचारों को सभी के जीवन में प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि मन की बात केवल एक संवाद कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के जन जन को जोड़ने वाला सशक्त माध्यम बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 128वीं बार मन की बात के माध्यम से देशवासियों से चर्चा की है। माननीय प्रधानमंत्री ने खेती के बारे में, कृषि के बारे में, जिस प्रकार से हम आत्मनिर्भर बने हैं, उसकी चर्चा की है। सामरिक शक्ति में जो हमारे तेजी से विस्तार हुआ, उसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सम्मुख की है। और खेलों के बारे में जो भारत एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है, चाहे महिला हॉकी ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है या अन्य खेलों में जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ, और 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की भी मेजबानी भारत को मिली है। ये कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए, देश के लिए, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। भारत निर्वाचन आयोग ने यूपी, एमपी, राजस्थान सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी वोटर लिस्ट एसआईआर की तारीखों में बदलाव करते हुए समय सीमा बढ़ा दी है।
नई समय सारणी के अनुसार नागरिक अब 11 दिसंबर 2025 तक अपने SIR एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके बाद 16 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। बढ़ी हुई समय सीमा में मतदाताओं को लाभ मिलेगा, क्योंकि आयोग द्वारा दी गई इस मोहलत से उन्हें अपनी डिटेल्स वेरीफाई करने, आपत्तियां दर्ज करने और वोटर लिस्ट में जरूरी सुधार करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने खेलों की तस्वीर बदलने का बड़ा प्लान बनाया है। स्पोर्ट्स एज के जरिए जयंत चौधरी गांव-गांव और शहर-शहर से खिलाड़ियों को तराश कर ओलंपिक तक ले जाने का सपना देख रहे हैं। मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने स्पोर्ट्स एज यानी स्पोर्ट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर ग्रोथ एंड एक्सीलेंस का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओं, खिलाड़ियों और तकनीकी शिक्षा को एक साथ जोड़ना है। जयंत चौधरी ने कहा कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये एक अभियान है। उन्होंने कहा कि मेरठ साकेत के ITI को हब बनाया गया है और इससे तमाम जिले जोड़े जाएंगे। जयंत चौधरी ने 2035 तक मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को 40,000 करोड़ तक ले जाने का भी लक्ष्य रखा है। हमारे मेरठ में बहुत टैलेंट है और अलग अलग स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स में यहाँ के मेरठ ने बड़े अचीवर पैदा किए, खिलाड़ी पैदा किए। उनको प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ के खेल उद्योग जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी राज्य सरकार की नीति का हिस्सा है और एक बड़ा उद्योग है, यहाँ लाखों को रोजगार भी देता है, एक एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है और एशिया में आज बड़े पायदान पे ये स्पोर्ट गुड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जा रही है। उस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए और कौशल विकास की जो संभावना है उसे बढ़ाने के लिए जिस तरह से बातचीत हुई, आज मंच पे सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि आए, हम लोगों ने संकल्प लिया है मेरी निधि पूरी तरह से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं निवेश कर रहा हूँ, बाकी जनप्रतिनिधि भी उसमें पैसा देंगे तो स्पोर्ट एज गुड को हम फंडिंग देंगे, साथ साथ CSR से भी हम पैसा जुटा करके खिलाड़ियों को, उद्योग को और नए उद्यमियों को बढ़ाने के लिए एक नया कार्यक्रम, एक नया अभियान जिसकी शुरुआत आज। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाराबंकी जिले का दौरा किया और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने त्रिवेणीगंज क्षेत्र स्थित जरास और भिलवल माइनर का निरीक्षण किया और सफाई कार्यों की प्रगति के बारे में अधिकारियों से पूछताछ की। उन्होंने कार्य में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि 1 सप्ताह के भीतर नहरों की सफाई का कार्य हर हाल में पूरा किया जाए। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि नहरों में टेल तक पानी पहुंचने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश में सिल्ट की सफाई का काम चल रहा है। तो लोगों ने सिल्ट की सफाई लगभग काम पूर्ण करने की कगार पर। आज ये बाराबंकी और लखनऊ डिवीजन का जो नहर है, मैं लगभग साइफन, एक रेगुलेटर और ऐसे नहरों की जो सफाई है और टेल तक, ऐसे मैं विजिट करने का मन बनाया था, तो उसी में आज मैं दौरा कर रहा हूँ कि एक बार देखें नीचे तक कैसी सफाई है, क्योंकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी, जब टेल का सफाई ठीक ढंग से रहेगा तो पानी किसानों के टेल तक पहुंचेगा और किसान के खेत तक पहुंचकर जो आदरणीय मोदी जी का आदरणीय सपना है कि आय दुगनी है, तो सिंचाई की पूर्ण सुविधा मिलता रहेगा तो किसान खुशहाल है। दिव्यांगजनों को कन्नौज के विकास भवन परिसर में इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिलें वितरित की गई। प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरोड़ ने दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिलें वितरित करते हुए कहा कि ये ट्राइसाइकिल दिव्यांगजनों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाएगी। कुछ लाभार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो कुछ फेरी लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया कि ट्राइसाइकिल वितरण के बाद दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ने के लिए भी सभी जरूरी साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सोशल मीडिया पर एक हास्य कलाकार द्वारा दिव्यांगजन का मजाक उड़ाने पर मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ये बेहद गलत है और अच्छी बात यह है कि इस मुद्दे को देश की सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। आदरणीय मोदी जी ने एक बहुत बड़ी सुविधा दी है हमारे दिव्यांग भाई बहन को, जिनको मोटराइज्ड 3 पहिया वाहन दिया जा रहा है। एलिमको हमारी संस्था है कन्नौज के पास ही कानपुर में जो बनाती है इसको, और आज ऐसे 10 भाइयों को, जिनमें युवा भी शामिल हैं, ऐसे वाहन दिए गए हैं।
इस वाहन का ये लाभ है कि हमारे युवा साथी जो पढ़ाई कर रहे हैं अब आसानी से अपने विद्यालय जा सकेंगे। कई वरिष्ठ लोग हैं जो इसके माध्यम से व्यापार भी कर लेते हैं, छोटी दुकान तक इस पे लगा के काम कर लेते हैं। मुख्यमंत्री युवा योजना या अन्य योजना का लाभ लें और राष्ट्र के निर्माण में जो योगदान हमारे दिव्यांग जन कर रहे हैं उसको और तेजी के साथ हम लोग ले पाएं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में त्रिवा कन्नौज पढ़ाई करता हूँ और मेरे को बैटरी राज की गाड़ी दी है सिमरन का मंत्री जी से का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मोटराइज साइकिल सर मिली है और हमको इससे दूर तक जाने के लिए भी आराम है, आसपास घूमने के लिए भी आराम है, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कहीं नातेदारी आ जा सकते हैं और बहुत इससे आराम मिली है सर। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर के शहीद पार्क में पूर्व विधायक कृष्णानंद राय और उनके 6 साथियों की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने मंच से अंसारी बंधुओं, मुसलमानों और बिहार चुनाव पर बात की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कृष्णानंद राय और उनके साथियों ने गाजीपुर में विद्रोह का बिगुल बजाया, जिससे आज पूर्वांचल में शांति है। मैं इतना ही कहूँगा, अगर आजादी के लिए कभी मंगल पांडे ने शुरुआत की थी आंदोलन को, अंग्रेजों के विद्रोह को, और समापन भी गाजीपुर के शिवपूजन राय सहित अष्ट शहादत दिवस के रूप में हम मनाते हैं। लेकिन उसके बाद कृष्णानंद राय जी ने जिस तरह से केवल वो क्रिमिनल नहीं, आतंकी अंसारी ब्रदर के आतंक से मुक्ति दिलाने का काम उन्होंने किया। दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूज्य कृष्णानंद राय जी को और अष्ट शहीदों को हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, स्मृतियों को नमन करता हूं। ये पूज्य कृष्णानंद राय जी की शहादत का ही परिणाम है। आज प्रदेश से माफिया, गुंडे, मवाली पूरी तरह से समाप्त हो गए। आज प्रदेश में एक भी सूचीबद्ध माफिया सक्रिय नहीं है। चित्रकूट में SIR अभियान तेजी से चल रहा है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग सहित अधिकारी, BLO और राजनीतिक कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नगर और गांव में सहायता कैंप लगाकर डिजिटाइजेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अब जिले में 70% गणना प्रपत्र डिजिटाइज कर प्रदेश में टॉप 5 में स्थान बनाया है। 100% कार्य पूर्ण करने वाले 67 BLO को सम्मानित किया जा चुका है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि SIR एक विशेष अभियान है, जो स्पेशल रिवीजन जो चुनाव आयोग द्वारा जिसके डायरेक्शंस दिए गए हैं, और इसे इसलिए किया जा रहा है कि हमारी जो वोटर लिस्ट है वो बिल्कुल क्लीन रहे। जो पात्र मतदाता है, कोई भी पात्र मतदाता ना छूटे, और जो भी अपात्र हैं वो हमारी लिस्ट में जो है वो ना आए। तो इसलिए ये एक्सरसाइज जो है किया जा रहा है। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि वर्तमान में 7,38,000 वोटर्स जो हैं वो जनपद चित्रकूट में हैं, और इन सबका सत्यापन जो है वो किया जा रहा है। 2 फॉर्म्स जो हैं वो गणना प्रपत्र 2 कॉपीज में सभी को दिए जा रहे हैं। उसमें से एक गणना प्रपत्र वापस लिया जा रहा है और उसको भर के BLOs द्वारा जो है उसकी ऑनलाइन फीडिंग की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा देश के कुछ प्रदेशों सहित उत्तर प्रदेश की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 का कार्य अन्य जिलों सहित फर्रुखाबाद की 4 विधानसभाओं में
भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ बीएलओ ने समयावधि से पूर्व ही ईएफ डिजिटलाइजेशन का कार्य 100% पूर्ण कर लिया, जिसके चलते पहले जिले के 3 बीएलओ और जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के विशेष अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित करते हुए जिलाधिकारी ने अन्य कार्मिकों से भी इसी उत्साह के साथ कार्य पूर्ण करने की अपील की। देखिए, आपको पता है 13,98,009 वोटर्स हमारे हैं जनपद में, और सभी को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। अब उनसे फॉर्म भरवाकर वापस लिए जा रहे हैं और डिजिटाइज किए जा रहे हैं, और लगातार इस काम को किया जा रहा है। सबकी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता एक जैसी नहीं रहती है, परिस्थितियां भी अलग रहती हैं। कोई किन्हीं कारणों से शादी विवाह का भी मौसम है, तो लगभग 30% हम लोगों का डिजिटाइजेशन होने की स्थिति में है। अभी हमारे 3 जिनको हम लोग सम्मानित किए हैं, हमारे बीएलओ, सम्मानित नागरिकों से अपील करता हूं कि अपने फॉर्म को यथाशीघ्र भरकर बीएलओ को लौटा दें, ताकि उसको समय हम लोग डिजिटाइज कर सकें। मेरी ड्यूटी निर्वाचन के लिए बीएलओ के रूप में लगाई गई थी। मेरी बूथ संख्या 309 है। मैंने अपना 100% डिजिटाइजेशन कर दिया है, जिसके लिए आज आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ सभागार में बुलाया गया है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी द्वारा हम समस्त बीएलओ का सम्मान किया जाएगा। मेरे इस कार्य में मेरे विद्यालय के समस्त स्टाफ का बहुत सहयोग रहा है। तो समाचारों में आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद ब्रज प्रांत के तत्वाधान में बरेली के कैमरा स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में डॉक्टर सुरेश बाबू मिश्रा की पुस्तक स्वतंत्रता समर के अल्पज्ञात बलिदानी का विमोचन एवं सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में अनेक साहित्यकारों, समाज सेवकों और नवोदित रचनाकारों ने भाग लिया। पुस्तक के लेखक एवं परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि इसमें 81 ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों ने के संघर्ष और बलिदान का उल्लेख है, जिनका इतिहास में समुचित उल्लेख नहीं हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर पवन पुत्र बादल ने परिषद द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण और वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण बताया। वो महापुरुष बलिदानी जिनके विषय में भारतीय जनमानस में कोई भी जानकारी नहीं दी गई, पिछले सरकारों के कार्यकाल में उनके विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तिका का लेखन किया गया, उसका विमोचन। और हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद में अभी रीवा में अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था, उसके कारण प्रथम एक आयोजन परिचय का, जिसको इन्होंने सम्मान के रूप में हम लोगों के आयोजित किया है, तो उसके संबंध में आज का आयोजन हुआ। इसमें मैंने स्वतंत्रता समर के ऐसे 81 क्रांतिकारियों के बलिदान और उनके सतत संघर्ष का वर्णन किया है, जिससे हमारी युवा पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी पूरी तरह से अनजान है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया, तिल तिल कर संघर्ष करते रहे और बलिदान दिया अपने प्राणों का। मगर ये देश का दुर्भाग्य है कि हम सब उनके बलिदानों के बारे में नहीं जानते। तो इस पुस्तक के माध्यम से, इसकी 10,000 प्रतियां छपी हैं लोकहित प्रकाशन से, तो पुस्तक के माध्यम से छात्रों के बीच में जाए, छात्राओं के बीच में जाए, हमारे नौजवानों के बीच जाए और उनके अंदर अपने देश के प्रति समर्पण, त्याग और देशभक्ति की भावना जागृत हो। यही इस पुस्तक की रचना के पीछे मेरा मूल उद्देश्य है। समाचारों का रुख करने से पहले लेते हैं विराम। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब, खेत की तरफ। वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों,
कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें। इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं। जी साहब। समाचारों का रुख करते हैं। अलीगढ़ में श्री शिवदान सिंह इंटर कॉलेज इगलास में शनिवार को एक दिवसीय बृहद रोजगार मेले का आयोजन क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय एवं श्री शिवदान सिंह इंटर कॉलेज इगलास के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के 13 नियोजकों के सापेक्ष 494 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग कर 421 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। सहायक निदेशक सेवायोजन डॉक्टर पीपीसी शर्मा ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी प्रतिनिधियों द्वारा मेला स्थल पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए गए। वहीं लाभार्थियों का कहना है कि सरकार के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, जिससे हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। श्री शिवदान सिंह इंटर कॉलेज में आज बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और ये विभाग के और शासन के निर्देश है कि बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उसी क्रम में आज एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन हुआ। लगभग इसमें 26-27 कंपनियां हैं और बच्चों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। अब तक 700-800 बच्चे रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं, तो बच्चों को बड़ा अच्छा भी लग रहा है क्योंकि कंपनियों के लिए उन्हें दूर दूर जाना पड़ता था। अब चूंकि कंपनियां भी यहीं आ गई हैं, तो मेरा भी प्रयास यही है कि दूर दराज के गांव तक कंपनियों को लेकर मैं जाऊं और वहीं पर बच्चों को सुनहरे भविष्य का अवसर उपलब्ध कराऊं। शिवदान सिंह इंटर कॉलेज में बृहद रोजगार मेला लगा हुआ है और यहाँ पे मैं भी जॉब पाने के लिए आया था और मेरे को भी जॉब मिली है और यहाँ पे दूर दूर से बच्चे भी आए, ज़्यादातर सभी ने जॉब पाई है और मैं सरकार से धन्यवाद करना चाहता हूँ और हर साल रोजगार मेरा लगे। यहाँ पे रोजगार वो लगा है, मेला लगा है। हम जब स्टूडेंट के लिए जिसको कुछ काम नहीं मिलता तो यहाँ पे हम आए हैं और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है यहाँ का और काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको वो मिली है, जॉब मिली है और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा और आप भी आए। शिवदान सिंह इंटर कॉलेज में अलीगढ़ में रोजगार मेला लगा है। मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, मुझे भी जॉब मिली है जिससे कि मेरे लिए लाभ हो और ये सरकार हमारे लिए अच्छे कार्य कर रही है। इस सरकार के लिए हमारी तरफ से धन्यवाद। वाराणसी में काशी तमिल संगमम को सफल बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। दशाश्वमेध राजेंद्र प्रसाद घाट पर चित्र प्रतियोगिता के साथ काशी तमिल संगमम के ऊपर अपने पेंटिंग को काफी आकर्षक पेंटिंग बनाकर प्रदर्शित किया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बनारस के ऊपर गाना गाकर लोगों के बीच काशी तमिल संगमम के संबंधों के महत्व को उजागर किया। इस प्रकार से पेंटिंग प्रतियोगिता और गायन के माध्यम से गंगा घाट पर काशी तमिल के संबंधों को लोगों के बीच बताया जा रहा है। में ये दिखाया गया है कि वाराणसी और तमिल के संबंध के बारे में जो एक अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं वाराणसी और तमिल के बीच। जो ये पेंटिंग है ये काशी और तमिल की जो मतलब बीच के जो संबंध है उनको एक अटूट बंधन देने का मतलब प्रयास करती हुई एक पेंटिंग जो मैंने बनाई है। इसके अंदर दो हाथ है जो आपस में मिल रहे हैं और इस तरफ तमिल की जो मतलब कल्चर होता है वो है और उनके मंदिर वगैरह रिप्रेजेंट मतलब कि तमिल जो कल्चर है उनको रिप्रेजेंट करता है और एक तरफ जो हमारा वाराणसी का इतना बड़ा घाट और जो मतलब इतना अच्छा जो कल्चर है हमारा उन दोनों को मिलाता है। उनको जो एक डाइवर्सिटी मतलब की जो दिखाता है वो ब्यूटीफुल है बहुत। तो उनको एक जोड़े रखने के लिए मतलब मैंने ये पोस्टर तैयार किया है और ताकि मतलब कि सब बहुत अच्छे से इसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।